दोबारा बोलो। उसकी जरूरत पड़ना है, वो मैंने इसकी ब्राइटनेस कम करेंगे ना, ये तो उतने भी आएगी। सो भाई क्लास सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे भाई। देखिए चैप्टर बिल्कुल हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था कॉलिजन थ्योरी, और आपको फाइनली पता लगा था कि जो रेट है ना वो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। उनमें से एक फैक्टर है बच्चों टेम्परेचर, एक है एक्टिवेशन एनर्जी, एक आप लोगों का पता लगा था कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी है, कितने कॉलिजन हो रहे हैं एक सेकंड में, ये भी डिसाइड करेगा ज्यादा रेट है कम रेट है। और चौथी चीज आप लोगों की बच्चों थी ओरिएंटेशन फैक्टर ना, ये सब आया था। कुल मिला के जो चैप्टर है ना वो 3 फेज में बट गया था। आप लोगों को दिख गया 3 फेज कैसे, मैंने 3 फेज बोली थी शुरू में आप लोगों को। सो क्या हुआ? हाँ तो भर लो मुझे। सो गाइज जो पहला केस है ए क्लास, जो फर्स्ट फेज मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने पढ़ाया था आपको रेट ऑफ रिएक्शन। आप ढंग से सुनिएगा बिकॉज मैं चैप्टर को आज ना पूरी तरीके से समझाने वाला हूँ। ए पीछे पिटाई भी हो जाएगी, ध्यान रखना। वो तो रहा रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहली चीज आप लोगों को कराई गई थी, थोड़ा तो याद भी करते क्या करा था हमने। तो पहला जो टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन था बच्चों, उसमें तुम लोगों ने क्या करा था, क्योंकि आज मैं पूरा चैप्टर आप लोगों को रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो CCDD, और अगर मैं इसको याद करूं तो हमने इसको रेट को कैसे निकाला था याद है? जो इस रिएक्शन की रेट हम निकालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन का तरीका ये था कि भैया किसी भी स्पीशीज में कितना भी चेंज हो रहा है ना वो निकाल लेते हैं ना। तो कितना चेंज हो रहा है ए में विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या टाइम, कितना चेंज हो रहा है बी में विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या, और कितना हो रहा है चेंज सी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या कितना डी में बोलो। सबसे पहली चीज तो इस चैप्टर की हमने यही सीखी थी। फिर हम जब सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमें बताता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्लियर है? रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें समझाता है कि कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन इस टाइप की है तो उसका जो रेट होगा बेसिकली वो किस प्रकार का लिखा जा सकता है भाई। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में बोला था कि रेट जो होता है वो k टाइम्स ऑफ a की पावर कुछ x आएगा और b की पावर कुछ, और इस स्मॉल x और स्मॉल y का, इस स्मॉल x और स्मॉल y का इस स्मॉल a और b से कोई लेना देना नहीं है ना। ये x और y कैसे निकलते हैं बोलो? एक्सपेरिमेंटली निकलते हैं। एक्सपेरिमेंटल डाटा मिला था तुम लोगों को, उसके जरिए निकलता है। अगर आपने लेट ज्वाइन करा है जैसे वीर आपने, तो भी ये बात थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आएंगे, हमने स्टार्टिंग में करा था चैप्टर के। तो ये x और y तुम लोग सब बच्चे बहुत अच्छे से जानते हो कि ये निकलता ही एक्सपेरिमेंटली है, थ्योरेटिकली ये चीज फाइंड होती ही नहीं है। इज दिस क्लियर? सो गाइस अब मैंने फिर आप लोगों को ये टॉपिक होते के साथ ही फिर मैंने तुम लोगों को सिखाया था ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है बोलो? ऑर्डर होता है बेसिकली n बराबर बोलो क्या x प्लस वाई, ठीक है, वहां लिखते रहते हैं n बराबर में x प्लस वाई। फिर मैंने तुम लोगों को अगला टॉपिक करवाया था मॉलिक्यूलैरिटी, एंड मॉलिक्यूलैरिटी आसान सा टॉपिक था, शायद समझ में भी तुम लोगों को आ गया होगा। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्ट लेती है उनकी संख्या को मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। ये था इस चैप्टर का फेज नंबर 1, और बहुत ईजी था फेज में, कोई ज्यादा प्रॉब्लम थी नहीं मेरे हिसाब से। सेकंड फेज की तरफ हम बढ़े थे चैप्टर में। सेकंड फेज में बच्चों शुरुआत होती है किससे? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। और ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आप लोग किस किस का लेके पढ़ते हैं? आप लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लेके, आप लोग पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन को लेके। पहले जीरो लिख लीजिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला तुम लोगों ने क्या पढ़ा था बोलो? T बराबर में आर नॉट माइनस में R डिवाइड बाय में K, एंड इसका आप लोगों ने पढ़ा था T बराबर में 2.3। समझते ही नहीं है ना। इसी के बाद आप लोगों ने इन दोनों का ही बोलो क्या पढ़ा? हाफ लाइफ का फॉर्मूला, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। बोलो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की अलग थी और फर्स्ट ऑर्डर की अलग थी। तो जीरो ऑर्डर की और फर्स्ट ऑर्डर की दोनों की हाफ लाइफ तुमने पढ़ी। नहीं आ रहा ना कुछ भी याद? इसका टी हाफ आया था तुम लोगों का आर नॉट बाई 2K, और इसका जो टी हाफ आया था वो आया था 0.693 बाय में K, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप लोग आ गए थे किस टॉपिक के ऊपर, वो तुम लोगों ने करा उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसेस, याद है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसेस। जब भी स्पीशीज गैसेस बेस में आ जाएंगी तो तुम लोगों को मैंने बोला था कि तुम लोगों को इस फॉर्मूले को बस थोड़ा सा चेंज कर देना है, और यहां पर लॉग आर नॉट बाय आर की जगह पे इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर लेना। बोलो किसका? रिएक्टेंट का। किसका? रिएक्टेंट का।
तो ये टॉपिक करा था हम लोगों ने। इसके बाद हमने सेकंड फेज को फिनिश कर दिया था और हम चले गए थे किसकी तरफ, थर्ड फेज की तरफ। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं बल्ले पढ़ रहा ना कुछ भी। जिन बच्चों ने चैप्टर पूरा पढ़ा है उनको पता है कि मैं एक टॉपिक की कैसे बात कर रहा हूँ। फिर हम बच्चों आगे थे किसके ऊपर, अरेनियस इक्वेशन। यहां से शुरू हुआ था अरेनियस की बात भाई। अरेनियस इक्वेशन भैया क्या बताई गई, तो अरेनियस कहते हैं कि भैया हमारी जो रिएक्शंस की रेट होती है वो कैसे रिलेट होती है, बोलो, ए की पावर माइनस का ए बाई में क्या आर टी। और इन्होंने बताया कि टेम्परेचर के साथ रेट बेसिकली बढ़ता है और एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो रेट कम होता है। इन्होंने इसके ऊपर काम करवाया और बेसिकली कहीं ना कहीं इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल्स करने की बारी आई, जब हमने इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए, तो हमें पता है कि न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोगों ने मेथड जो है अलग चूज किया। क्या बोलो कि ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बोलो दो फॉर्मूले मैंने करवाए। एक करवाया लॉग के बराबर में लॉग ए माइनस का ई ए अपॉन में 2.303 आर टी। और अगर बच्चों एक टेम्परेचर नहीं, दो टेम्परेचर दो रेट कांस्टेंट की बात हो रही हो, तो यही फॉर्मूला बदल के हो गया लॉग के टू बाई के वन बराबर में ई ए अपॉन में 2.303 आर 1 बाय में टी वन माइनस में 1 बाय में टी टू। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो ये हमारा अरेनियस इक्वेशन था, उसका फिर न्यूमेरिकल था। लेकिन इसके बाद भी बच्चों हमें पता लगा कि कुछ और चीजें भी हमें इसमें देखनी है। उसमें से बच्चों एक टॉपिक आ गया था आप लोगों का, बोलो क्या इंपॉर्टेंट था? कॉलिजन थ्योरी। बताया गया था कि कॉलिजन थ्योरी बेसिकली चीज क्या है, तो कॉलिजन थ्योरी आप लोगों को ऐड करा गया था। और कॉलिजन थ्योरी में पूरा फाइनली जब पढ़ा तो ये पता लगा कि जो रेट है वो पूरी तरीके से अगर बात करी जाए तो इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। याद आ रहा है? ये देखिए, जिसमें टेम्परेचर भी आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी भी आ गया, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी आ गया और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी आ गया, तब जाके चैप्टर को हमने यहाँ पर रोका था। क्लियर होता कि नहीं होता? तीन फेज कैसे बटी में आपको पता है। पहला फेज रेट को लेके बात करता रहता है, सेकंड फेज जो है वो इंटीग्रेटेड इक्वेशंस के ऊपर बात करते हैं, जहां पर टाइम के साथ में कंसंट्रेशन को लेके बात कर रहे हैं, और यहां पर आप लोगों का टेम्परेचर और रेट की बात कर रहे हैं बच्चों। सही है? तो ये चैप्टर था और मेरे को लगता है चैप्टर कोई बहुत मुश्किल नहीं है। भले ही आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं, दो तीन फॉर्मूले यहाँ पर है, दो तीन फॉर्मूले यहाँ पर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है चैप्टर। कैटलिस्ट वाला भी आया था इसके अंदर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी आया था। क्लियर है कि नहीं? सो मुझे बताइए, मोटा मोटा चैप्टर यही करा है हम लोगों ने। अब मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं वो चीज सुनो। चलिए, सो ये सारा हमने करा। अब इसके बाद सर बच क्या जाता है, और भी क्या चीजें हैं सर? हालांकि मैंने इसके बाद तुम्हें एक टॉपिक इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बताया था। अगर तुम बताए हुई सारी बातें अच्छे से पढ़ रहे हो घर पे, जितना तुम्हें कराया गया उतना तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, मान लो कुछ तुमने ध्यान भी नहीं दिया तो तुम्हारे पास वीडियो बैकअप है, तुम वीडियो से पढ़ सकते हो। ठीक है ना? तुम्हारे पास सारा मतलब है कि सर ने जो पढ़ाया उसको दोबारा भी सुना जा सकता है। ठीक है? तो वो तुम्हारे को एक रिकॉर्डेड लेक्चर की फॉर्म में मिला हो, फायदा है तुम लोगों का। लेकिन जितना बताया अगर तुमने उतने अच्छे से करा हुआ है ना बच्चों, सिर्फ स्कूल के एग्जाम के नहीं, बोर्ड एग्जाम तक भी ना इनसे बाहर नहीं आएगा कुछ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हम नेट शेल कंप्लीट पूरा सब कुछ बात कर लेंगे। कॉन्सेप्ट तो इससे बाहर 1% भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है? बात रही न्यूमेरिकल्स की, तो हमने भी एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स तैयार नहीं करे, क्योंकि बच्चों सब कुछ एक बारी में भी नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारा सिलेबस डिले होता है। तो वो चीजें भी कराई जाएंगी, एक्सरसाइज वगैरह के क्वेश्चंस भी। अभी प्रिलिमिनरी बेसिस पे मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर करवा दिया, प्लस इन टॉपिक्स पे मैंने काफी सारे न्यूमेरिकल्स तुम्हें करवाए हैं, बट सारे नहीं हुए। समझ रहे? सारे कब होंगे? जब रिवीजन राउंड स्टार्ट होता है तो सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं उसमें पे, क्योंकि उसमें लास्ट में 2-3 महीने में करना क्या, क्वेश्चंस ही बनाने होते हैं। आप सोचिए ना, जब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो क्या आपको लगता है दोबारा से मैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन को इतना समय देना पड़ेगा जो मैंने अभी दिया है? हमें बार बार इतना डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम हमें पता होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली में क्या था, हल्का सा याद दिलाऊंगा, तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी होती है, रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। तो उस समय हमें इस पे इतना टाइम लगाना होता है, उस समय हम सीधा क्या करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाए, न्यूमेरिकल पे आए, तो वो हो जाता है बच्चों, सबका हो जाता है वो इजीली। ठीक है ना? तो बस आप लोगों को फर्स्ट टाइम में चीजें जो बता रहे हैं ना उसको अच्छे से करके रखना है, लास्ट टाइम में फिर आप देखना कितना बढ़िया इसको फिनिश कर लेंगे। अब आते हैं आखिरी चीज जो मैं तुम्हें बताने के लिए बार बार कह रहा हूं, वो है बच्चों की कुछ सर्टेन ग्राफ्स हैं इस चैप्टर के अंदर जो तुम्हें अभी तक नहीं करवाए गए हैं। वो क्या है वो सुनो। सुनो भाई मैथमेटिक्स है यहाँ पर थोड़ी सी, और एक मैथमेटिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। जिन बच्चों के पास मैथ्स है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनके पास बायो है उनको भी टेंशन नहीं लेनी, उनको भी मैं सिखा रहा हूँ वाली चीज। ठीक है? सब बच्चे बोर्ड पे सुनो भाई। मान लो आज तक तुम्हें अगर कोई बोलता कि 4x प्लस में 2 है मान लो, और तुम्हें कोई बोलता है कि इसका ग्राफ बना के दिखाओ, तो तुम लोग कैसे बनाते ग्राफ? इसका ग्राफ बनाना तुम लोग क्या बनाते? तुम्हारे पास एक स्टैंडर्ड तरीका है। यस,
तुम्हारे पास जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि तुम लोग एक x की वैल्यू पुट करोगे, फिर y निकालोगे, फिर x की वैल्यू पुट करोगे, फिर y निकालोगे, फिर x की वैल्यू, फिर y, ऐसे 3 कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तुम्हें, लाइन बना के जोड़ दोगे। बचपन में यही करें। अब हम इसको चेंज करेंगे। अब हम पैटर्न को समझेंगे कि इसको और कैसे डील करना है, और ये ढंग से सीखना, तो इसके बाद मैं इसको केमिस्ट्री में लिंक करूंगा, ठीक है ना। और ये बहुत स्मार्ट तरीका है ग्राफ्स को करने का, ठीक है। तो मैं ऐसे ही समझाऊंगा ग्राफ को, और ये बहुत ईजी कर देगा तुम्हारे ग्राफ के कॉन्सेप्ट को, मुश्किल नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो इसको ढंग से सुनना भाई आप लोग। मैं एक बात आपको बस बोलता हूँ कि आप लोग जब भी ग्राफ बनाएं, ये एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस है, आप लोगों को बस एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है। आप लोगों को इस इक्वेशन को दिमाग में सेट करना है, y इज इक्वल टू में mx प्लस सी। और ध्यान रखना है जो m होना है बच्चों, ये स्लोप होता है, और ये जो c होता है बच्चों, ये y इंटरसेप्ट होता है। अब आप कहेंगे सर ये भारी भरकम से शब्द क्या है? देखिए कुछ नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि अगर स्लोप हमारा पॉजिटिव है, स्लोप हमारा, तो ये पॉजिटिव स्लोप ये इशारा करता है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है। मतलब स्लोप कुछ ऐसे है, सुन लीजिएगा अच्छे से। अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है तो आप ग्राफ को ऐसे ऊपर चढ़ाएंगे, बस इतना सुन लीजिए। अगर स्लोप नेगेटिव है तो बस नीचे उतारेंगे। क्या बोला मैंने? स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर, और स्लोप नेगेटिव है तो नीचे। कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है। वाई इंटरसेप्ट आपको बताता है कि आपकी लाइन ना वाई एक्सिस को कहां कट करती है। जैसे कि अगर मान लो ये 2 है, +2 है, तो वाई एक्सिस को हमारी जो लाइन है ग्राफ की लाइन, वो 2 यूनिट ऊपर कट करती है ओरिजिन से। अगर ये है -2, कितना है बोलो? -2, तो ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे कट करती है। बट ये बताता वाई एक्सिस की इंफॉर्मेशन है कि वाई एक्सिस को हमारी लाइन कहां कट करती है। बात थोड़ी कम समझ में आएगी अभी, लेकिन जब मैं 4 ग्राफ बनाऊंगा उसके बाद पूरी क्लियर हो जाएगी। सो बोर्ड पे देखिए, आपका पहला इक्वेशन है y इज इक्वल टू में 4x + 2। कुछ नहीं करना, पहले बताओ स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? इधर अर्जुन स्लोप बोलो कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव स्लोप है, 4 है सर। पॉजिटिव स्लोप है मतलब ऊपर जाएगा ग्राफ। फिर मैंने y इंटरसेप्ट को चेक किया, y इंटरसेप्ट है +2। +2 का मतलब है कि हमारी लाइन ना y एक्सिस को 2 यूनिट ऊपर काटती है, तो मैं 2 यूनिट ये होगा, तो यहां काटती है और ऊपर जाती है, यहां पर काटती है और ऊपर जाती है। बताओ कैसी लाइन बनेगी? बस ये बनेगी लाइन, खत्म। आपको अगर लगता है ना कि मुझे इसको वैसे बना के देखना चाहिए, तो एक बार साइड में आप लोग इसको बना के देखो। y इज इक्वल टू 4x + 2 को अगर तुम लोग वैसे बना के देखते तो बोलो क्या आता? तो आप लोग बोलते कि भैया x को 0 रखूंगा y 2 आएगा, x को 1 रखूंगा तो y 6 आएगा। तो 0 पे 2 तो यहाँ आएगा 0 2, और 1 पे 6 तो 1 पे 6 कहीं ऊपर आ जाएगा। तो लाइन तो कुछ ऐसी जानी थी ना, लाइन तो कुछ ऐसी जानी थी ना, तो लाइन तो हमारी भी वैसी गई है। सोचिए, एक आपको ग्राफ का पिक्चर का आइडिया होना चाहिए, ग्राफ कैसे चढ़ने वाला है, इस तरीके से, इस तरीके से, कैसे। पीछे भाई इधर अभी बात मत करो, पहले मेरे को बता दो फिर देख लेना। सो ग्राफ वैसा ही बनेगा चाहे पॉइंट से बने, लेकिन आपके पॉइंट से बहुत आसान है बच्चों। पॉइंट से आसान इस इक्वेशन के लिए ना, जब ये केमिस्ट्री में इक्वेशन आएगी ना, तो वहां पर ये ऐसे नंबर्स नहीं दिए होंगे। तो केमिस्ट्री में ये चीज लॉग में होगी या कुछ और वेरिएबल्स में होगी, तो वहां आप लोग फंस जाएंगे। इसलिए आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ उस मेथड को अच्छे से सुनना है, फिर मैं तुम्हें अप्लाई करवाता हूँ। देखिए कितने सारे ग्राफ ना आपके ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। सो अभी दोबारा सीखते हैं। मान लीजिए एक और इक्वेशन है मेरे पास, y इज इक्वल टू में 4x - 2। अब मुझे बताइए जरा कैसे बनेगा? तो 4x - 2 का मतलब ये है कि y इंटरसेप्ट -2 का मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो है ना, वो 2 यूनिट नीचे से पास होता है ओरिजिन से, और स्लोप लेकिन पॉजिटिव है। स्लोप लेकिन, अब स्लोप पॉजिटिव है तो बोलो क्या होगा? ऊपर की तरफ तो चढ़ेगा, लेकिन -2 पे काटता है y एक्सिस को, तो ऊपर तो जाएगा, ऊपर तो, लेकिन y इज इक्वल टू -2 से ऊपर जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे यार नहीं आ रहा समझ। अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू में -4x + 2, अब बताओ, तो मैं बोलूंगा y +2 है, मतलब ये y इंटरसेप्ट +2 है, इसका मतलब काटेगा तो 2 यूनिट ऊपर, लेकिन नेगेटिव स्लोप है। क्या स्लोप है? तो जाएगा नीचे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अगर मैंने बच्चों ये बोला कि y इज इक्वल टू -4x और -2, तो मेरा y इंटरसेप्ट है -2, और स्लोप भी मेरा नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ नीचे से ही जाएगा, नीचे ही कट करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे जाएगा बच्चों। अब आप कहेंगे सर ये तो सीख लिया आपने, मैथमेटिक्स में सीख लिया, अब इसका एप्लीकेशन हम कैसे केमिस्ट्री में लगाने वाले? इतना जबरदस्त एप्लीकेशन है, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जो तुमने सीखा है ना, ये थ्रू आउट द 12th ना, मैं पता नहीं कितनी बार इस्तेमाल कराऊंगा तुम्हें। फिजिक्स में भी कराऊंगा, केमिस्ट्री में भी कराऊंगा, लगभग 20 से 25 कॉन्सेप्ट्स के अंदर जाके ये इस्तेमाल होने वाली चीज है। मतलब जब जब आप ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, आप लोग y इक्वल टू mx + c का दिमाग में सेट करना, जो मैं सिखाऊंगा ये तुम्हें इतनी मदद करने वाला है ना थ्रू आउट द केमिस्ट्री और फिजिक्स, तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी जब तुम सीखोगे आगे की रिएक्शन, आगे के ग्राफ्स। अब तुम्हें दिखाता हूं कैसे। आ जाओ, मान लो कि तुम्हें एक ग्राफ बोला गया। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं। क्वेश्चन इन्होंने ये बोला कि ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन reactant concentration R versus time T for zero order reaction।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सब बच्चे बोर्ड पे देखिए भाई। अब करना क्या है, उसने बोला कि बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जिसको तुम लोग आर बोलते हो, वो समय के साथ कैसे वेरी करेगी। चलिए भाई सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। देखिए मैं आप लोगों को सीधा y इक्वल टू mx प्लस सी वाले पैटर्न पे काम करता हूं। आप लोगों को बोला गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन और बोला r और t के बीच में ग्राफ बनाओ, मतलब टाइम के साथ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कैसे वेरी करती है। अब जिन भी बच्चों ने फॉर्मुला सीखा हुआ, देखो जो बच्चे बाद में उनको तो नहीं पता, लेकिन फॉर्मुला समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट समझना मेन, ठीक है। फॉर्मुला जैसे भी हो कि टाइम के साथ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कैसे बदलता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ना बच्चों फॉर्मूला होता है टी बराबर में आर नॉट माइनस में आर डिवाइड बाय में के। जिन बच्चों को नहीं पता बताया, टी माने टाइम है, के माने रेट कांस्टेंट है, आर नॉट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो, एट टाइम जीरो, इसीलिए जीरो लिखा हुआ है यहाँ पर। और माइनस में आर का मतलब ये होता है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट टाइम टी, जो टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन है, बाद में तो कम होगी बेसिकली। भाई पहले जो है वो आर नॉट और बाद वाली बोलो क्या है, आर है। तो मेरी बात पे अच्छे से ध्यान देना, आपको आर और टी के बीच में ग्राफ बनाना है। तो आप क्या करिए, आप लोगों ने आर को लिया है वाई एक्सिस पे और टी को आपने लिया एक्स एक्सिस पे। आप किसी भी तरीके से ना इस इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में लेके आइए। कौन से फॉर्मेट में, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में। अब यह y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट आप लोगों का कैसे बनेगा, ध्यान देंगे। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट कैसे बनेगा, तो मैंने कहा कि कहां चला गया, मैंने क्या कहा, ध्यान देना, ये मेरा y, बस। तो ये मेरा y है भाई, मुझे बताओ ना, ये तो मेरा y है और ये मेरा कौन है बोलो, x। तो y को अलग करने की कोशिश करो, कैसे करोगे बोलो, kt बनाओ, यहां आ जाएगा r नॉट, यहां आ जाएगा r, सही बात है, और ये r आएगा इधर, तो कितना हो जाएगा माइनस का kt प्लस में बोलो क्या r। मैंने क्या करा ध्यान सुनिए, मैंने r को कर दिया अलग और ये कर दिया माइनस kt प्लस में r नॉट। ढंग से देखो, ये कौन है बोलो, y, देख लो, ये कौन है बोलो, x, खत्म। मुझे बता दो स्लोप क्या है इस ग्राफ का, स्लोप है माइनस के। बोर्ड एग्जामिनर इतनी बार ये क्वेश्चन कर चुका है ना कि बार बार वो इस ग्राफ का पूछ रहा था स्लोप क्या है। अब जो बच्चा रट के जा रहा है, कितना रटेगा, ऐसा एक ग्राफ नहीं, ऐसे 5 ग्राफ है एनसीईआरटी में, रट लो इस चैप्टर से, कितने रटोगे, और हर एक के स्लोप अलग है, हर एक के वाई इंटरसेप्ट अलग है, कितना याद कर पाओगे आप लोग। सो गाइस स्लोप इसका बोलो कितना है, माइनस के है। ये कैसे पता लगा, अभी समझ में आया, दोबारा बताता हूँ। और इसका जो वाई इंटरसेप्ट है बोलो कितना है, बोलो आर नॉट है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि बनना क्या है, आप लोग करना क्या है, ये y है, ये x है, स्लोप नेगेटिव है। अच्छा नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है, ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और y इंटरसेप्ट इसका प्लस आर नॉट है। प्लस आर नॉट का मतलब बोलो क्या है, प्लस आर नॉट का मतलब क्या है, पॉजिटिव साइड पे कट करेगा। तो प्लस आर नॉट कहीं भी लगा दो, आपको क्या पता कितना आर नॉट है। तो मैंने प्लस आर नॉट मान लो, यहां मान लिया कि ये वाला वैल्यू तो आर नॉट है। अरे भूलिए मत, थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बोला था कि अगर 2 है तो वो 2 पे कट करेगा, 2 है तो बोलो कहां पर कट करेगा, 2 पे, और 2 पे कट करेगा तो उसके बाद नेगेटिव स्लोप है तो वो नीचे आएगा, स्लोप हो गया माइनस के। पीछे भैया आप लोग क्या करने लग रहे हो तीनों चारों, मुझे बता दो पहले क्या कर रहे हो आप लोग। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं वो इससे ज्यादा जरूरी है, मुझे बताओ। फिर ये बता देने के बाद कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कंटिन्यूसली पूछा जाता है, ये ग्राफ आप लोगों को इतने काम आने वाले हैं कि थ्रू आउट द केमिस्ट्री फिजिक्स काम आएगा, फिर भी आप लोगों को ध्यान बातों में वही 11th वाली हरकतें शुरू कर दी, 10 दिन की सीरियसनेस, उसके बाद वापस अपने ट्रैक पे आ जाओ, यही है। मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूँ कुछ ना कुछ पीछे एक्टिविटी चल रही है और 5 और 6 एंगेज हो, हंस रहे हैं उसको देख देख के। इस तरीके से पढ़ाई करोगे ना बच्चों तो लास्ट में फिर पछताओगे, फिर एंडिंग में वही सिचुएशन आएगी कि सोचा तो था 12th में जब एंट्री ली थी कि इस बार बहुत सीरियस रहेंगे, लेकिन फिर वही ट्रैक पे वापस से निकलने की सोच रही। अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको, बार बार मेरे को ये बोलना ना पड़े, मुझे लगता है 12th के बच्चों को हमें लेक्चर्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12th का बच्चा अपने आप अपनी लाइफ को लेकर इतना सीरियस होना चाहिए कि मुझे दिखे उनके चेहरे पे इतनी सीरियसनेस है कि मुझे इनको समझाने की जरूरत नहीं, मेरा काम यहाँ पर 1 घंटे पढ़ाने का है, ये पढ़े, मैं पढ़ाऊंगा और ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस इतना हमारे बीच में रूटीन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बार बार आप लोगों को बोलना पड़ रहा है किसी चीज के लिए। अब ये नहीं आएगा पेपर में, तुम लोगों को आएगा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता 1 या 2 नंबरों से कुछ भी।
मैं पूछूंगा ना, तुम तीनों चारों नहीं बता पाओगे एक्चुअली क्या हुआ है। ये तो अगला दे तो तुम करके दिखा दो। दोबारा देखिए भाई, मैंने तुम लोगों को एक सिंपल सी बात बोली है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को इक्वेशन होती है, और इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं बस आपको ध्यान रखना है। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, स्लोप नेगेटिव है तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ओरिजिन से ऊपर कट करेगी लाइन, और y इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो नीचे कट करेगी। बस इतना पकड़ लीजिए, उसके बाद कहानी खत्म है। कैसे खत्म है आपको दिखेगा अब यहाँ पर। मैंने यहाँ पर बोला कि ग्राफ ड्रॉ करो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ऐसा फॉर्मूला ढूंढा जिसमें आर भी था और टी भी था, तो मैंने कहा आर और टी तो भैया इस फॉर्मूले में है, बस अब मेरे को ये y मान के चलना है और इसको बोलो क्या x, क्योंकि मैंने जो इक्वेशन याद करी उसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो y को अकेला करना जरूरी है। उसको अकेले कैसे करा, मैंने इधर kt कर दिया, आर नॉट माइनस आर कर दिया, उसको मैं इस तरफ लिया है, आर बन गया, और बाकी सारा सामान उस तरफ ले गया भाई, तो ये माइनस kt प्लस आर नॉट हो गया, क्योंकि ये तो है आर नॉट, सही है। तो ये मेरा y हो गया, मैंने कहा t मेरा x हो गया, तो सारे पैरामीटर मुझे पता लगने लग गए कि x के साथ में जो होता है वो स्लोप होता है, स्लोप तो नेगेटिव का है, और मेरा जो y इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है। y इंटरसेप्ट बोलो पॉजिटिव है, मतलब कि y एक्सिस को जो काटती है मेरी लाइन पॉजिटिव साइड पे काटती है, तो मैंने बोला ये आर नॉट हो गया, ये बोलो क्या हो गया आर नॉट, और स्लोप नेगेटिव दर्शाता है कि ग्राफ अब नीचे जाएगा। ग्राफ कहां जाएगा, नीचे। तो कोई दिक्कत लगी आप लोगों को, और इसका लॉजिक भी समझो। इसका लॉजिक ये है कि टाइम जीरो पर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितनी होती है, आर नॉट, लेकिन उसके बाद जितना समय बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घटता जाएगा, और एक कांस्टेंट रेट से गिरेगा, बोलो कितने से, k से। आप जानते हैं कि इसमें कांस्टेंट रेट से गिरता है, मैंने ऐसा ही ग्राफ पहले भी समझाया तुम लोगों को। अब ये तो तुमने जीरो ऑर्डर में समझा, मतलब मैं तो वैसे ही बना रहा था जीरो ऑर्डर का, आपको इतना टेंशन नहीं की जरूरत नहीं थी, मैं आर नॉट सोचता और नीचे गिराता हुआ ले आता, बट ऐसा इसमें बनेगा ना, हर एक में नहीं सोच पाओगे, हर एक में स्लोप नहीं सोच पाओगे। कैसे, मैं दिखाता हूं तुम लोगों को। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी तरह का, 3 से 4 क्वेश्चन के बाद तुम्हें पूरी तरीके से मामला समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन बोला गया पता है क्या, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन, ध्यान देना, draw a graph between log r naught by r versus time t for first order reaction। ठीक ठीक, आशीष पूछ रहा था मुझसे कल परसों ये क्वेश्चन, नहीं आया आज, ऐसा ही कुछ था आशीष। अब सुन, अब ये log r नॉट बाय में r और टाइम है, मुझे ऐसा इक्वेशन बताइए जिसमें log r नॉट बाय r और टाइम दोनों थे, तो बोलो कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 2.303 बाय में k log r नॉट बाय में क्या बोलो r। अब सब बच्चे मुझे बताओ log r नॉट बाय में r। अब आशीष जब तुम इस क्वेश्चन को कर रहे थे तुम वैसे लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे थे, ग्राफ गलत बन रहा था, लेकिन अगर हम इसको ऐसे करेंगे देखना कितनी जल्दी बनेगा। मैंने कहा था ना सिखाऊंगा बाद में। तो ये टी टाइम है और यहां पर मैंने लिया log r नॉट बाय में बोलो क्या r। ध्यान देना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना। देखो अजीबोगरीब देगा y एक्सिस पे x एक्सिस पे, ऐसे ग्राफ बनने नहीं पड़े, लेकिन आपके पास स्ट्रेटजी है ना, तुम देखना कितने इजीली इसको इन क्वेश्चंस को निपटा दोगे। तुम लोग कहोगे कि देखिए मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें log r नॉट बाय r और t होगा। 100% अगर तुमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ ना तुम्हें एकदम से याद आएंगे, इतनी स्पेशल इक्वेशंस हैं है ना। तो तुम लोग बोलोगे सर ये तो मैंने पूरा y माना हुआ है, ये तो पूरा y माना हुआ है, और ये बोलो क्या माना हुआ है x। तुम्हें पता है y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट में लाने के लिए y को अलग करना पड़ेगा, तो मैं इसको अलग रखता हूं, बोलो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा log r नॉट बाय में r, नहीं वैसे ही रखते हैं उसको, और ये इधर ले आते हैं, तो बोलो क्या बनेगा kt बाय में 2.303। अब y बराबर समथिंग आ गया। अब ध्यान से इसको पढ़ के देखो, तो ये पूरा कौन है y, और ये बोलो कौन है x, तो y बराबर में, अब आप देखेंगे सर इसमें क्या चक्कर है सर, ये x के साथ जो होता है वो तो स्लोप होता है, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, mx प्लस, तो आप ये x के साथ है वो तो स्लोप है सर, और स्लोप तो क्लियरली पॉजिटिव है, स्लोप तो क्लियरली, लेकिन सर इसके साथ जो जुड़ रहा है बेसिकली वो तो जीरो है, क्योंकि कुछ भी नहीं जुड़ रहा तो क्या मानना पड़ेगा, जीरो। अगर मैं प्लस में जीरो मानूंगा इसका मतलब इसका y इंटरसेप्ट जीरो है, इसका मतलब मेरी ग्राफ की लाइन कहां काटती है, जीरो पे। कहां काटती है, जीरो पे। तो जीरो पे मतलब कहां से शुरू होएगा, बोलो ऑरिजिन से शुरू होएगा, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, और मैं कहूंगा इस ग्राफ का स्लोप बेसिकली कितना होगा भैया, वो आपसे इसके लिए डिमांड करेगा, कहेगा log r नॉट बाय r वर्सेस t का ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसका स्लोप मैं आपको दे रहा हूं 5। स्लोप कितना दे रहा हूं, 5। कहेगा रेट कांस्टेंट निकाल दो। बच्चा सोचेगा पता नहीं क्या दे दिया। अब जिस बच्चे को पता है कि इसका स्लोप 5 दे, स्लोप हो गया 5, अब k बराबर आ जाएगा 2.303 इंटू 5, खत्म का, मिल गया एक नंबर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सब कुछ आपको ऐसे पता होना चाहिए। चलिए और करते हैं इस क्वेश्चन को, दोबारा बताए तो देखो log r नॉट बाय r और t के बीच में बोला, तो log r नॉट बाय r ये रहा, t ये रहा, इसको मैंने y एक्सिस पे लिया और t को मैंने कहां लिया, x पे।
तो ये y है, तो मैंने बोला ना किसी क्वेश्चन की फॉर्मेट में लेके आना है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो y को अलग करना पड़ेगा ना, तो log r नॉट बाय r को इधर ही लिखा, इसको उधर ले गया, इधर लिया, तो बोलो क्या बन गया kt अपॉन में 2.303, सही है। ये y है वो x है, तो y और x के साथ में जो होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है। x के साथ में जो टर्म होती है वो क्या होती है, स्लोप होती है। तो स्लोप कितना आ गया, k अपॉन में 2 पॉइंट, देखना k अपॉन में 2.303, स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा। अब सवाल है कहां से जाएगा, वो बताता है मैं c। अगर मेरे साथ इसमें +2 लगा होता तो 2 यूनिट ऊपर से जाता, -2 होता तो 2 यूनिट नीचे से जाता, या मान लो +r0 होता तो मतलब पॉजिटिव चीज होती तो ऊपर से जाता, और -r0 लिखा होता साइड में तो नीचे से जाता। समझ रहे बात को? लेकिन कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, बोलो 0 है, और 0 है इसका मतलब कहां से चढ़ेगा, बोलो 0 से। अब 0 से नीचे भी जा सकता है, 0 से ऊपर भी, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है तो 0 से कहां गया, ऊपर गया। चिंता मत करो, अभी तो और है मेरे पास, मैंने बोला ना 5-6 ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और एक भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझने वाला है, लॉजिक पकड़ना बस आपको। अब अगला ग्राफ इन्होंने क्या बोल दिया, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन log r वर्सेस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने बोला ना अगर तुम रटने गए ना तो तुम रट ही लो, कितने रटोगे, कितने ग्राफ रटोगे। सो गाइज इधर अब ये है t टाइम, और यहां पर बोलो कौन आ जाएगा, log r। ध्यान देंगे सब बच्चे, ध्यान देंगे सब बच्चे। सो ये टाइम और ये log r। अब फटाफट से फिर वही कहानी शुरू होती है बच्चों, फिर वही कहानी शुरू होती है। log r और t का वही फॉर्मूला, सर हमने तो log r0 बाय r वाला पढ़ा है वैसे, तो बच्चों उसी से बनेगा। ध्यान देते हैं, 2.303 बाय में k log r0 बाय में r, ये पढ़ा है सबने। सर इसी में log r बन सकता है, सर बन सकता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको सर ये करता हूं, पहले तो मैं इसको k को उधर ले आता हूं, तो बनता है kt अपॉन में क्या, कोई दिक्कत है। अब तुम log m/n की प्रॉपर्टी जानते हो, बोलो क्या। अब ऐसा मत कहना सर ये नहीं जानते, तो बच्चों फिर तुम्हारी चीजें बहुत सारी आधी अधूरी हैं। और ये ऐसा नहीं कि मैंने इस चैप्टर में ना बताई, मैंने इस चैप्टर में बताई। मैं हर चैप्टर में जो चीज यूज कर रहा हूँ वो मैं चैप्टर में डिस्कस कर चुका होता हूँ, ठीक है। तो ये यूज कर चुका हूं मैं। अब दोबारा बताओ, log r चाहिए हमें y एक्सिस पे और ये चाहिए x एक्सिस पे, तो इसको अलग करना पड़ेगा, y बनाना है इसको, तो log r को इधर ले आओ, बोलो क्या आ जाएगा, log r बराबर में, फिर इसको उधर ले जाओ पूरे को, तो माइनस का kt अपॉन में बोलो क्या 2.303, और प्लस में बोलो क्या है log r0। अब तुम दिमाग लगाओ सब बच्चे, अब दिमाग लगाओ, ये बोलो कौन है, ये y है, ये बोलो कौन है, तो मुझे बताओ स्लोप कैसा है, बहुत अच्छे। अब स्लोप नेगेटिव है ना, तो ग्राफ कहां जाएगा, नीचे जाएगा। अब नीचे तो नीचे से भी जा सकता है और ऊपर से भी आ सकता है। अब मैंने देखा y इंटरसेप्ट मेरा प्लस का है, y इंटरसेप्ट मेरा प्लस का है, इसका मतलब जो मेरी ग्राफ की लाइन है वो पॉजिटिव साइड पे कटती है। तो पॉजिटिव साइड पे यहां काट दो, वहां काट दो, कहीं भी काट दो, थोड़ा ऊपर ही काटो ताकि साफ दिखे ग्राफ। तो मैं बोलूंगा ये वाला पॉइंट बोलो क्या है, log r0, ये y इंटरसेप्ट है बेसिकली पॉजिटिव साइड का, और स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ यहां से नीचे आएगा, और इस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा माइनस का k बाय में। अभी भी नहीं आ रहा समझ में, कुछ पकड़ बनी, एक और देखो, फिर अगला मैं तुमसे करवाऊंगा, ठीक है। चौथा कराने का, पांचवा आप लोग करेंगे, ठीक है। फोर्थ ग्राफ फिर से वही है, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन LNR वर्सेस टाइम t फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलना भाई क्लास, LNR वर्सेस t। देखो भाई ध्यान से, अब ये LNR कहां से आएगा, तो भैया एक बात सुनो, क्या तुम लोगों को पता है ln x की वैल्यूज जो होती हैं, ये मैंने तुम्हें बताया इस चैप्टर में, डिस्कस हुआ होगा कभी ना कभी। सो मेरी एक बात सुनो बच्चों, जो तुम्हें एक ग्राफ बनाना है ना, वो बनाना है LNR और t के बीच में। तो आप लोग ऐसी इक्वेशंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसमें LNR बन जाए, और बहुत क्लियर है यार, ये LNR तो बनेगा सर उसी इक्वेशन में जो तुमने पढ़ी है, t बराबर कितनी 2.303 बाय में k log r0 बाय में क्या r। थोड़ा सा स्मार्टली काम करेंगे हम, इस लॉग को करेंगे नेचुरल लॉग में कन्वर्ट, क्योंकि ln की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ln की। पहले मैं kt को उधर ले आता हूं, बनता है kt बराबर में 2.303 log r0 बाय में क्या r। अगर तुम्हें लॉग और नेचुरल लॉग का सिंपल मेथड पता है ना, तो देख लो, वो 2.303 log x होता है ln x, क्या होता है, तो 2.303 log समथिंग क्या होगा, ln समथिंग क्या होगा। तो क्या मैं इसको सीधा ऐसा लिख सकता हूं, समझ नहीं आया कैसे लिख दिया है ना भाई, 2.303 log समथिंग को लिख सकते हैं ln समथिंग, इज दिस फाइन। अब बताओ कितना बना ये बना ln r0 माइनस का ln r, और बराबर में बोलो कितना kt। व्हाट वी हैव डन, हमें क्या चाहिए, बोलो हमारा y है, ये बोलो कौन है y, और ये बोलो कौन है x। सर y को एक तरफ फेंको, तो बोलो कितना आ जाएगा, ln r बराबर में
माइनस का के टी प्लस का बोलो कितना एल एन आर नॉट, बोलो कितना आ जाएगा, ये बोलो क्या हो गया वाई, जल्दी तो नहीं हो रहा, ये हो गया एक्स, बोलो स्लोप कितना आ गया, और वाई इंटरसेप्ट प्लस का है या माइनस का है, प्लस का है। अगर वाई इंटरसेप्ट प्लस का है तो मतलब ग्राफ कहां से आएगा, ऊपर से ही आएगा। तो एल एन आर नोट तो हो गया मेरा वाई इंटरसेप्ट, और मेरा स्लोप है नीचे, तो ये कुछ ग्राफ इस तरीके का बनेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ नहीं आ रहा, पक्का मुश्किल लग रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, पता है तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अगर y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट समझ में आ जाए। लेकिन सोचो कि अगर तुम्हें वो समझ में ना आए और तुमने ध्यान ना दिया हो, तो तुम्हारे जो स्लोप्स हैं, कितने स्लोप्स याद करोगे, सारे स्लोप एक जैसे दिखते हैं कुछ ना कुछ, किसी का माइनस के है, किसी का माइनस के अपॉन 2.303 है, किसी का यही पॉजिटिव में हो जाएगा के अपॉन 2.3, तो मुश्किल हो जाएगा ना याद करना। इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ध्यान से इस y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट पे काम करना है। और मैं कह रहा हूँ कितने मर्जी तरह के ग्राफ ये पेपर में दे दे, आप सारे ग्राफ पकड़ लोगे। अब तुम लोगों को एक दूं बढ़िया सा क्वेश्चन, ट्राई करोगे, चलो अब सब बच्चे कोशिश करना इस ग्राफ को ड्रॉ करने की। ओके गाइज, क्या कहानी बनी, है ना, इजी है। अच्छा लॉग के और 1/t, लॉग के और 1/t, ये दिमाग में एकदम घंटी बजेगी अरेनियस की, है ना, पक्का ना। तो बोलो लॉग के और 1/t का मैंने इक्वेशन पढ़ा हुआ है, लॉग के बराबर में लॉग ए माइनस का ई ए अपॉन में 2.303 और बोलो क्या आर टी, सबने यही पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों को ये तो बना बनाया खेल मिल गया मेरे को लग रहा है, ये पूरा पूरा बोलो कौन है वाई। अब आपके से कैसे पता लगता है आपको वाई, अरे बोला है भाई उसने, तो बोलो क्या लॉग के मैं ले रहा हूं यहां पर और 1/t ले रहा हूं मैं, तो मेरे लिए तो भैया एक हो गया एक्स एक्सिस और एक क्या हो गया बोलो वाई एक्सिस। तो भैया ये हो गया एक्स पे और 1/t वाई पे। 1/t क्या है भाई ध्यान दो, तो मैं इसको 1/t बोल सकता हूँ, देखो ये चीज इधर 1 का है, अरे यार मैं इनटू में 1 मान लू क्या फर्क पड़ता है, ऊपर तो 1 मान ही सकते हैं ना, तो 1/t वो चीज होगी। अब बोलो ये क्या है, बोलो ये x है, क्लियरली दिख रहा है यार, x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में होता है वो स्लोप होता है, और जो उसके अलावा वाली टर्म होती है वो y इंटरसेप्ट होती है, क्लियर है कि नहीं। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है बेसिकली बोलो कितना आ गया, माइनस का ई ए अपॉन में 2.303 आर। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू के अंदर, इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है, तो बच्चे या रट नहीं सकते हैं, आप लोग समझ लेंगे तो ये इतना इजी हो गया कि एक क्वेश्चन तो यहां से निकलता है और 1 मार्क्स तो हमारा पक्का होता है ग्राफ के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुश्किल भी नहीं लग रहा मेरे को, लग रहा है बिल्कुल भी। तो स्लोप ये हो गया, और वाई इंटरसेप्ट हालांकि इसका बोलो कितना है, तो वाई इंटरसेप्ट इसका है बच्चों लॉग ए, क्योंकि प्लस का है तो मैं बोलूंगा ऊपर से आएगा, ऊपर से आएगा, और स्लोप है नेगेटिव तो नीचे आएगा, और इस ग्राफ का स्लोप होने वाला है माइनस का ई अपॉन में 2.303 आर। ये फाइनल हुआ ग्राफ का टॉपिक, क्लियर होता है, ठीक है, वीर नहीं आई बात समझ में, तो कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना, भले पिछले वाली इक्वेशंस दिक्कत नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दक्ष नहीं आया देखो, तू छुट्टी कम कर ले पहले, हाँ बोलो। क्योंकि वाई इंटरसेप्ट लॉग है ना, एट 1/t मतलब इतने टेम्परेचर पर बेसिकली जीरो वाले केस में
तब हमारा लॉग के लॉग ए के बराबर ही होता है, ऐसा है। अरे ले मैं बता देता हूँ, इधर आ। अबे सुन, इधर सुन, 1/t जीरो हो जाए, मान ले 1/t जीरो हो जाए, सोचिए जीरो हो जाए तो पूरा जीरो हो जाए, लॉग के किसके बराबर होगा, ऐसे समझ ले, जैसे बोलेगा वैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, उतना जाना नहीं, हम इक्वेशन से नहीं समझेंगे, इक्वेशन से समझेंगे थोड़ा मामला मुश्किल लगेगा, ऐसे जल्दी समझ में आएगा। क्लियर हो गया? लो बैटरी। इसके लिए भी एक अलग ही कुछ ढूंढना पड़ेगा। बच्चों अब मुझे बताओ, ग्राफ को लेके कोई पंगा नहीं बनने वाला, ग्राफ को लेके अब कोई पंगा नहीं है। अब अगली चीज डिस्कस करते हैं। शूडो बच गया। ओए बस भाई ध्यान दो। बच्चों चलिए भाई बोर्ड पे देखिए अब। क्लास प्लीज भाई देखो, अभी ये चैप्टर का एक फाइनल टच मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, जो छोटी मोटी चीज बीच में आएगी बता दूंगा। केमिकल काइनेटिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, और सबसे पहली जो चीज है वो स्टार्टिंग में ब्रीफली डिस्कशन करते हैं क्या केमिकल काइनेटिक्स है, ये तो हो जाता है। फिर रेट के बारे में समझाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। फिर मैंने तुम लोगों को एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट समझाया था, वो यहाँ पर है, ग्राफ रिएक्टेंट का ऐसे घटता है, प्रोडक्ट का ऐसे बढ़ता है, ये सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद ये क्वेश्चन है बहुत ईजी है मेरे हिसाब से, कोई ज्यादा दिक्कत आती नहीं है आप लोगों को, अगर तुमने टॉपिक अच्छे से मेरे से सुना हुआ है तो ये सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे ना, ठीक है। इसके बाद ये वाली बात भी मैं आता हूँ, रेट लॉ एक्सप्रेशन सबको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद ये सारा क्वेश्चंस वगैरह करना आता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन के जितने भी क्वेश्चन सारे करवाए थे, ऑर्डर समझाया था, मॉलिक्यूलैरिटी समझाया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बीच में एक चीज आती है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये चीज मैंने अब तक तुम्हें बताई नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि छोटी मोटी चीजें बीच में छूटी हैं वो बता देता हूँ। सो एक चीज जो हमने नहीं करी है वो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सुनते चलो बस, अब 10 मिनट का चैप्टर मुश्किल से बचा हुआ है। बच्चों रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? अच्छा रेट की यूनिट क्या होती है वो तो पता है, रेट क्या होता है शुरू से याद करो, पहला टॉपिक जो था कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन, और कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर में, नीचे टाइम सेकंड में, तो मोल पर लीटर पर सेकंड बन सके, ये बनती बात, ठीक है। अब मेरी पूरी बात सुनो, आपको रेट कांस्टेंट की बतानी है, और रेट कांस्टेंट के लिए दो ही चीजें हमने पढ़नी है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन दोनों का यूनिट अलग होता है बच्चों। और हो सकता है पेपर में आपसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट पूछ ले रेट कांस्टेंट के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का सिर्फ इधर पूछेगा सेकंड ऑर्डर की बात और कहीं नहीं करेगा। भैया हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में जीरो ऑर्डर की बात करी, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की बात, हालांकि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन कैसी होती होगी, वो कुछ ऐसी होती होगी, रेट बराबर में के आर की पावर बोलो कितनी, 2, ऐसी होती होगी, पता है हम लोगों को, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं करेगा यूनिट के अलावा। अब ये यूनिट कैसे निकली, आ जाओ बच्चों। सब बच्चे मुझे एक बात का जवाब दे भाई, कि जो आपके पास इक्वेशन होती है ए ए बी बी सी सी डी डी, अगर तुम इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन तैयार करते हो तो बोलो क्या बनता है, के, सचिन इधर, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, सही बात है। और ध्यान देना, के बोलो क्या बनेगा, के बोलो क्या बनेगा, रेट अपॉन में ए की पावर एक्स, बड़ा आसान है, ध्यान से सुनना बस तुम लोग। अब बच्चों मान के चलते ये भी कंसंट्रेशन है वो भी कंसंट्रेशन ही है, भाई ये भी कंसंट्रेशन है वो भी कंसंट्रेशन ही है, एक ही कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन, तो मैं मान के चलता हूं कि फिलहाल दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, लेट कर लेते हैं कि ए कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन बोलो क्या है, बराबर। तो तुम नीचे वाली ए कंसंट्रेशन को ध्यान से सुनना भाई, क्या मैं इस बी को भी ए लिख सकता हूं? अरे है तो दोनों कंसंट्रेशन ही ना, कुछ भी हो, यूनिट तो इसका भी सेम है उसका भी सेम है, बस मैंने दिखाने के लिए आपको उन दोनों को सेम लिख दिया, क्योंकि बेस सेम होने पे पावर बोलो क्या होगी, ऐड। एंड बिल्कुल भी टेंशन लेनी है, अभी बस तुम्हें सुनते चलना है, बाद में तुझे याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सो ए की पावर एक्स प्लस वाई आ गया, क्या तुम्हें पता है एक्स प्लस वाई क्या होता है, ऑर्डर, क्या होता है ऑर्डर, तो ये बन गया रेट अपॉन में ए की पावर बोलो क्या एन, ये आया रेट कांस्टेंट। ढंग से सुनना, फाइनल बताओ रेट क्या होता है, रेट होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, क्या बोलो, और ये जो ये है बोलो ये कौन है, ये भी तो कंसंट्रेशन है, ये भी तो कंसंट्रेशन है, तो बोलो क्या आ गया, कंसंट्रेशन की पावर बोलो क्या एन। दोबारा से बताता हूं करा क्या है और फिर फाइनल चीज समझाता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं। रेट कांस्टेंट किसके बराबर होगा, रेट अपॉन में ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, मैंने कहा दोनों ही कंसंट्रेशन है, फिलहाल के लिए मान लो दोनों को बराबर मान लिया,
तो बी को भी ए लिख सकता हूं, बातें नहीं प्लीज। ए की पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा और एक्स प्लस वाई को मैं ऑर्डर लिख सकता हूं, तुम्हें पता होना चाहिए। रेट को लिख दिया कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और ये ऑलरेडी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का पावर एन, इज दिस फाइन। अब मुझे एक बात बताओ, अब यूनिट पे आते हैं बच्चों, अब यूनिट पे बात करते हैं। अगर किसी ने बोला जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, तो मुझे बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एन कितना होता है, जीरो। सब बच्चे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एन कितना होता है, जीरो। अगर एन जीरो होगा तो किसी की भी पावर जीरो क्या होती है, वन, तो ये खत्म हो जाएगा। और मुझे बताओ के का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन का होता है मोल पर लीटर, टाइम का सेकंड, बोलो कितना आएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। इज दिस क्लियर? नहीं आया समझ? तो रेट कांस्टेंट की यूनिट जीरो ऑर्डर की तो यही होती है जो रेट की होती है, जो रेट की होती है इधर, जो रेट की यूनिट होती है वही यूनिट बोलो क्या होती है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें एक बहुत आसान तरीके में भी लेके चलूंगा, लेकिन वो मैं लास्ट में बताता हूं, पहले नहीं। अब बात करो इधर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एन होगा वन, लास्ट में ट्रिक दूंगा इसकी बड़ी सिंपल सी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एन होगा वन, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एन वन होगा तो एन को वन रखो, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कट गया पूरा, बोलो के कितना आया, वन बाय टाइम, बोलो यूनिट कितनी आ गई, पर सेकंड। तो कभी भी किसी के रेट कांस्टेंट के पीछे अगर पर सेकंड लिखा हुआ समझ जाना फर्स्ट ऑर्डर की है, चाहे वो बता रहा है चाहे नहीं बता रहा। और अगर मोल पर लीटर पर सेकंड है तो बोलो इसके जीरो ऑर्डर की है। और अगर लास्ट बात करें सेकंड ऑर्डर की, अगर बच्चों सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करी उसने, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एन कितना होता है, दो होता है। अब एन को रखो दो, सब बच्चे दिमाग लगाओ, एन को रखो दो, तो एक से एक तो कट जाएगा, एक बच जाएगा नीचे। प्रियांशु बात समझ में आ रही है? अगर एन दो होगा, पावर दो होगी, तो एक कंसंट्रेशन से एक कंसंट्रेशन कट जाएगी, बोलो के का वैल्यू कितना आएगा। सो ये वन बाय में सेकंड और वन बाय में कितना, बोलो मोल पर लीटर, तो आएगा पर मोल लीटर पर सेकंड, चेंज हो गया उससे जीरो ऑर्डर से। तो ये है सारी रेट कांस्टेंट की यूनिट्स। और सभी देखो भाई, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्लियर करने वाला हूं, रेट की यूनिट सबके लिए सेम है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम वो होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, रेट सबके लिए वही है। रेट का यूनिट बोलो, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो उसका यूनिट तो मोल पर लीटर पर सेकंड ही है। लेकिन रेट कांस्टेंट की यूनिट सबके लिए बोलो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। और मैं अब तुम्हें ट्रिक की तरफ लेके चलता हूं कि मेरे पास ट्रिक क्या है, कि तुम लोगों को कुछ नहीं करना, तुम लोगों को मुझे बताओ जीरो ऑर्डर के लिए रेट का फॉर्मूला क्या जानते हो, के आर की पावर जीरो। जब तुम्हें पता आर की पावर जीरो तो खत्म हो गया, तो मुझे बताओ के का यूनिट वही होगा जो किसका होगा, रेट का, तो के का यूनिट बोलो क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकंड, खत्म। फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाओ, फर्स्ट ऑर्डर में मुझे बताओ रेट कितना होगा, के आर की पावर वन। अब मुझे बताओ के का यूनिट क्या होगा, रेट बाय में कंसंट्रेशन, क्या होगा, रेट बाय में कंसंट्रेशन। चलो रेट का बता दो, बोलो मोल पर लीटर पर सेकंड, और इसका बोलो क्या होगा, कंसंट्रेशन है यार, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट गया, बोलो के का यूनिट कितना आ गया, ज्यादा आसान है। अगर बोलो सेकंड ऑर्डर की, तो सेकंड ऑर्डर के लिए बोलो रेट क्या होगी, के आर की पावर क्या, दो, आर की पावर दो। चलो रेट की यूनिट बोलो, मोल पर लीटर पर सेकंड, के ये होएगा मोल पर लीटर का बोलो क्या, स्क्वायर। अरे यार नहीं समझ में आ रहा, तो बोलो के कितना आ जाएगा यार, के तो हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड, और नीचे आ जाएगा मोल का स्क्वायर और लीटर की माइनस दो, बोलो कितना आ जाएगा, के कितना आ जाएगा, बोलो के एक मोल से एक मोल कटेगा तो एक मोल तो बच जाएगा नीचे, मोल माइनस वन, सही है। एल माइनस दो ऊपर जाएगा, एल प्लस दो हो जाएगा, यार इतना मैं उम्मीद रखूं तुम्हें बताया, माइनस वन प्लस दो हो जाएगा एक, और एस आ जाएगा माइनस वन। मुश्किल? अरे नहीं हुई ट्रिक, ज्यादा मुश्किल मर्जी है तुम्हारी भैया। अच्छा तुम लोग जरूरी नहीं है इस कॉन्सेप्ट को करना कैसे वो सीखो, तुम चाहो तो यूनिट्स याद कर सकते हो। अब तुम्हें क्वेश्चन कैसा पूछा तुम्हें पता है, बच्चे बिल्कुल एक नंबर का इतना आसान क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर के अंदर कि भैया क्या करना है, आइडेंटिफाई एन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और सीधा के बोलता है। अब बच्चा होता है के से कैसे बताऊं यार, यूनिट से, पर सेकंड दिया है फर्स्ट ऑर्डर है, पर मोल लीटर पर सेकंड सेकंड ऑर्डर, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन छूटा हुआ था, अब समझ में आ गया, यूनिट का खेल है बच्चों। इसके बाद मॉलिक्यूलरिटी आता है, इसके बाद आप लोग आते हैं बच्चों किसके ऊपर, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंस पे, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। ये जगह ड्राइव के लिए थी, ड्राइव को स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइव का कोई लेना देना नहीं है। टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, ड्राइव बोलोगे मैं बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन अभी पहले चैप्टर समझ लीजिए अच्छे से, चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर होता है? ओ भाई नहीं आ रहा समझ में? ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल जरूर याद कर लीजिए, कभी कभी एग्जांपल से पूछा था, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर अच्छा ये बताओ, ग्राफ फंस जाओगे ग्राफ में, इजी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आती है, ये एग्जांपल है, मैं एक को एक बता देता हूं। जितने भी रेडियो एक्टिव डीकेज होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान सुन लीजिएगा, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल डीके हो चाहे वो नेचुरल डीके हो, ये कह रहे हैं रेडियो एक्टिव डीके क्या होते हैं। देखिए बड़े बड़े जो एटम्स होते हैं ना, यूरेनियम थोरियम, जो बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल करते हैं,
ये इतने मतलब इनकी न्यूक्लियस ना इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब इतने सारे यूरेनियम में पता है कितने पार्टिकल्स होते हैं, 238। कितने? अब 238 उसमें न्यूक्लियंस है। तो भैया कोई चीज में अगर बहुत ज्यादा चीज भर जाएगी तो फटने को रहेगा हमेशा, बोला है कि नहीं? तो उसको अगर किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी हमने उसको एनर्जी दिया ना तो वो क्या कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो ऐसे ही होता है बड़े बड़े एटम में, यूरेनियम में, थोरियम में। तो ये रेडियो एक्टिव डीकेज होते हैं, ये टूटते रहते हैं अपने आप ही। तो रेडियम है, यूरेनियम है, थोरियम है। तो बस आप लोग क्या याद रखेंगे, बस इतना बता देता हूं मैं, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं वो बोलेंगे किसी रिएक्शन में ना रेडियो एक्टिव डीके चल रहा है, बताइए कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है? ध्यान रखेंगे हमेशा फर्स्ट ऑर्डर। कौन सी है? यहाँ पे लिखा ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाइड टेक्स प्लेस बाय द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसमें कौन सा रिएक्शन होता है? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर कहने का मतलब भी समझ लीजिए कि जिस समय वो उनका अमाउंट ज्यादा होता है वो ज्यादा तेजी से टूटते हैं, जब धीरे धीरे अमाउंट कम होने लगता है तो वो, अरे कोई चीज बहुत भरी हुई है तो शुरू में तो बहुत तेजी से एक्सप्लोड करेगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। अच्छा ए क्लास प्लीज, LnRO T ये तो नकली है। लॉग R0 बाय, अब समझ में आ गई? बीच के पॉइंट्स मैंने भर दिए अब सारे के सारे। ये इक्वेशन कैसे बनी है, हालांकि कोई वैसे मैंने डाल दिया वैसे प्रूव का रिलेशन, लेकिन प्रूव जैसी चीज, ड्राइव जैसी चीज आपको आने वाली नहीं है। आप स्किप भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, फिर भी अगर जानना चाहे ना तो तुम लोगों ने वो पढ़ा था KT बराबर बीच में बन गया था ln R0 बाय में R बना था। तुम्हें पता है ln जब दूसरी तरफ जाता है तो एक्सपोनेंट बन जाता है, ये नहीं पता ना तो छोड़ दो इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है आने अरे यार ये आएगा भी नहीं ना, छोड़ दो इस चीज को। ये ऐसे बन जाएगा e की पावर माइनस KT, ये आप स्किप कर सकते हैं। कुछ एक चीज थोड़ी ऐसी भी डाली हुई जो प्रूफ, अरे यार प्रूफ नहीं आते, बस ये समझ लो प्रूफ नहीं आते, ठीक है? अरे क्लास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसेस कराए, प्रॉपर टॉपिक करवाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसेस। चलिए सारे क्वेश्चंस करवाएंगे वाले, हाफ लाइफ करवाया, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, टॉपिक्स बहुत सारे। एक लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, शूडो ऑर्डर। अब ये लास्ट है, अब इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, फुल एंड फाइनल टॉपिक हमारा शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ढंग से सुनिएगा, बहुत आसान सी चीज है, बोर्ड पे लिखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा है इसी में समझा रहा हूँ। रेयरली आती है इस एग्जाम के अंदर, ये बहुत कम, इसलिए बिल्कुल लास्ट में ही बता रहा हूँ मैं। शूडो मतलब हमेशा होता है बच्चों कोई चीज थोड़ी नकली हो, बहुत अच्छे से बोला इसने। शूडो मतलब होता है थोड़ा नकली, जिसको बोले ना। अब ये नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, कैसे नकली होती है बोर्ड पे बताता हूँ। लो बैटरी, उसमें लो बैटरी वाले पे ओके कर देना, ब्राइटनेस की टेंशन नहीं होगी, तुम्हें जाते हुए मैं दिखाऊंगा पूरी फुल ब्राइटनेस। अरे क्लास क्लास प्लीज, शोर नहीं। अब शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? शूडो मतलब नकली। अब ध्यान से सुनो, आपके सामने एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन वैसे हालांकि बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, 10th क्लास में भी थी। ये ईस्टर है, ईस्टर में वाटर डालेंगे तो ईस्टर में कार्बोक्सिलिक बन जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा रिएक्शन है कि ईस्टर इसको बोलते हैं, ऐसी चीजों को ईस्टर बोलते हैं। मतलब कि अरे इधर भाई पीछे बातें नहीं, ये कार्बोक्सिलिक होता है ना, बस इसमें H की जगह पे भी R होता है, और जब इसमें वाटर डालते हैं ना तो एक चीज तो अल्कोहल बनाती है, ये वाला H ले लेता है, ये H लेके बोलो क्या बनाएगा अपने आप को, अल्कोहल, और ये बेसिकली OH लेके अपने आप को बोलो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक। हालांकि फिलहाल रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा जब विद मैकेनिज्म समझाएंगे। तो अभी रिएक्शन का कोई खास लेना देना है नहीं, बस ये बताना चाह रहा है कि किसी रिएक्शन का में हमने किसी मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस किया, पानी डाला तो कुछ ऐसा ऐसा बन गया। अब माजरा समझो, केमिकल काइनेटिक्स क्या बताना चाह रहा है, कह रहा समय 0 पर ना इसका अमाउंट मात्र 0.01 था। फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं यहाँ पर। इसका अमाउंट कितना था बोलो 0.01, और इसका अमाउंट कितना है बोलो 10 मोल। अब आप मुझे रिएक्शन की डिमांड के हिसाब से बताओ, शुरुआत में चलो ये तो 0.0 है, इसके एक यूनिट को इसके कितने यूनिट चाहिए, एक ही चाहिए, और तब जाके इसका एक एक बनेगा, पूरी बैलेंस इक्वेशन है। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, इसका अगर एक यूनिट लगेगा तो इसका भी कितना लगेगा, एक, और तब ये एक एक बन जाएंगे। लेकिन बच्चों है ये 0.01 मोल और ये 10 मोल है भले ही, तो मुझे बताओ जैसे ही इसका 0.01 यूज होगा तो इसका भी कितना इस्तेमाल होगा, 0.01। बहुत अच्छे, और इनका कितना कितना बनेगा, 0.01। तो मैंने बोला 0.01 बन गया, इसका 0.01 खत्म हो गया, और इसके 10 में से अगर 0.01 कंज्यूम हो गया तो बचा 9.99। क्या मैं सही कह रहा हूँ? पहले तो मुझे हिसाब किताब बताओ, समझ में आया? हिसाब किताब ये कि इसके एक को इसका एक चाहिए तब जाके एक एक बनेगा, लेकिन इसके पास है 0.01, तो इसका 0.01 इसके 0.01 से रिएक्ट करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? इसका 0.01 इसके 0.01 से रिएक्ट करेगा तो ये पूरा खत्म होकर 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9.99। अर्जुन नहीं आ रही बात समझे? और ये 0.01 बन जाएगा। अब इस रिएक्शन में ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि ये रिएक्शन की जो रेट है ना, वो जो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड करी वो ऐसे आएगी, रेट बराबर K और पहले वाले की पावर 1 और H2O की भी पावर 1। तो मुझे बताना जरा ये कैसी ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर। देखो ना 1 और 1 कैसे, बोलो सेकंड ऑर्डर। अभी सुनो पूरी बात,
तो कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ, लेकिन लेकिन क्या बोलता है, वैसे तो सेकंड ऑर्डर, वैसे तो बोलो, लेकिन अगर ध्यान से देखो ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ द रिएक्शन, ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ द रिएक्शन मैं कह सकता हूं कि H2O लगभग कांस्टेंट रहा। H2O लगभग, अरे कोई चीज 10 से 9.99 होगी, मतलब उसमें मात्र 0.01 कम हुआ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि H2O लगभग कांस्टेंट रहा? लेकिन आप तो कहेंगे सर उसमें भी तो इतना कम हुआ, उसको भी मान लो कांस्टेंट। भैया वो था ही इतना, उसके लिए तो ये चेंज बहुत बड़ा है। समुद्र में से एक डब्बा पानी निकाल लो, हम बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट समझो, लेकिन एक डब्बे में से डब्बा निकल गया तो खत्म हो गया ना, या बाल्टी में डब्बा निकल गया तो खत्म हो गया ना, उसको असर पड़ा। तो मैं क्या बोलूंगा, क्लास क्लास इधर, वैसे तो ये सेकंड ऑर्डर थी, वैसे तो ये, आप लोग जानते हैं कि सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है, जिन्होंने रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ा है वो जानते हैं इधर। लेकिन मैं H2O को फिलहाल इस रिएक्शन के तौर पे क्या मान सकता हूं कि इसमें कोई खास चेंज, ये तो कांस्टेंट जैसी है ये तो, और अगर मैं इसको कांस्टेंट ट्रीट करता हूं तो K ऑलरेडी कांस्टेंट और H2O भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट क्या बोल सकते हैं, एक नया कांस्टेंट। तो मैंने बोला K इनटू H2O को एक नया कांस्टेंट ट्रीट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं। तो मैंने K इनटू में H2O को एक नया कांस्टेंट क्या लिख दिया, बोलो K डैश, और अब ये रिएक्शन बोलो क्या बन गई, फर्स्ट ऑर्डर, क्या बन गई बोलो। तो वैसे तो ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर थी, बट इन दोनों रिएक्टेंट्स में से एक रिएक्टेंट ऐसा था जिसमें कोई ऑलमोस्ट चेंज ही नहीं हो रहा था, तो उसको भी मैंने कांस्टेंट ट्रीट कर लिया, एंड कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट क्या आ जाएगा, एक नया कांस्टेंट, और अब ये रिएक्शन कैसी बन जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर। बट ये प्रॉपर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी जो बिहेव कर रही है किसकी तरह, फर्स्ट ऑर्डर की तरह, इसलिए इसका नाम बोलो क्या रखा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं आपको एक सिंपल सी बात है, तो इसको कब इस्तेमाल करना, जब भी क्वेश्चन में ऐसा जिक्र होना कि कोई एक स्पीशीज बहुत कम है और दूसरी वाली उससे बहुत ज्यादा है, तो हमेशा ऐसा होगा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन एक यूनिट जो होगी ना, एक जो हमारा स्पीशीज होगा उसमें ऑलमोस्ट कोई चेंज, तो रिएक्शन की रेट सिर्फ एक पे डिपेंड कर रही है, कितने पे डिपेंड कर रही है बोलो, एक पे। वैसे दो पे करनी चाहिए, वैसे सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए, बट अब ये करेगी बिहेव कैसे, फर्स्ट ऑर्डर की तरह, क्योंकि एक में तो कोई ऑलमोस्ट चेंज आ ही नहीं रहा। ऐसी रिएक्शंस को बोलो क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, मुश्किल लगा, वेरी इजी, आप पढ़ के देखिए बस बच्चे, क्लास इधर, ए सचिन, द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर H2O डज नॉट अल्टर मच, बहुत ज्यादा बदली नहीं है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, सो इट्स कंसंट्रेशन इज टेकन एज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट और ये K कांस्टेंट तो K डैश आ जाएगा, एंड द रिएक्शन बिहेव लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दीस रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इज दिस फाइन? तो ये रिएक्शन भी कुछ ऐसी ही है कि शुगर में, वाटर में शुगर का हाइड्रोलाइसिस करा, तो वाटर बहुत ज्यादा होता है, शुगर बहुत कमी होती है हमेशा, तो जनरली कोई अगर चीज बहुत ज्यादा है और दूसरी चीज बहुत कम है, तो भले ही वो दो स्पीशीज दी हुई है, बट एक स्पीशीज में कोई ऑलमोस्ट चेंज नहीं आता, तो सेकंड ऑर्डर होती तो है लेकिन बिहेव हमेशा कैसा करती है, फर्स्ट ऑर्डर जैसा। ऐसी रिएक्शंस को बोलो क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। बहुत रेयर टॉपिक है, कभी आता है, लेकिन मैंने क्या बोला, हम तैयारी करेंगे बच्चों 70 के हिसाब से, क्या हम एक नंबर की भी चीज नहीं छोड़ते केमिस्ट्री में, 1% भी कुछ नहीं छोड़ेंगे कि भैया यहां से कोई चांस आ जाए, क्लियर है? तो वो एक एक बात करेंगे, और एक एक वे में बात करूंगा ना तो आप लोगों को सर भी भारी लगेगा कि एक एक चीज कर रहे हैं, तो ये भी याद करना, वो भी याद करना, वो भी याद करना। उड़ाने को बच्चों हल्का हल्का उड़ा दे भैया, रेट करा दिया, इंटीग्रेट करा दिया, और 2 महीने वो करा दिया रिनिस की, इस चैप्टर को मैं 6 क्लास में भी खत्म कर सकता हूँ और आपको पता भी नहीं लगेगा कि सारा कुछ हो गया। सर सब कुछ नहीं होगा, तब ध्यान रखना, ठीक है? सो हम अगर टाइम लेंगे ना तो बात ये इसलिए रहेगी वे सब कुछ करने जा रहे हैं, क्लियर है? ए पीछे इधर देखो, अब टेम्परेचर का आ गया, फटाफट से बताओ, अरीनेस करा रखे हैं, यहां पर ये जगह छोड़ी गई है उन इक्वेशंस को लिखने के लिए। फिर एक्टिवेशन एनर्जी समझा रखे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ समझा रखे हैं, एंडो एक्सो समझा रखे हैं, ये क्वेश्चंस करा रखे हैं, ध्यान से देखते चलो, ये करा रखे हैं, करा रखा है, वही चीज है, वही चीज है। कलर यार बहुत महंगी बनती है, कलर का एक एक पेज 5-5 चल के आता है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बता रखे हैं, ये देखो, विदाउट कैटलिस्ट कैसा रास्ता है, विद कैटलिस्ट एक्टिवेशन, पूरा का पूरा एक एक बात लिखी गई है कि कैटलिस्ट क्या करता है। इट इज बिलीव्ड दैट कैटलिस्ट गिव्स द अल्टरनेट पाथ, बता रखा मैंने, मैंने क्या बोला, तुमने क्लास में नहीं भी लिखा होना, तुम्हारी बुकलेट में सब कुछ लिखा हुआ है, बुकलेट बनाई गई है उस तरीके से कि आप लोग अच्छे से इसको कर लें। फिर बच्चों कौन सी थ्योरी आती है, कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी में लास्ट एक्सप्रेशन एक बार देखना जरा, इफेक्टिव कॉलिजन वगैरह सब समझा रखा है। लास्ट एक्सप्रेशन देखो, रेट बराबर क्या, पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए बाई में क्या, आर टी। यहां तक तुम्हें समझ में आ गया तो कहानी खत्म, उसके बाद पी वाई की शुरू होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब मैंने तुम्हें बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल लास्ट तक का चैप्टर दिखा दिया, इतना तुम लोगों को अच्छे से पढ़ के रखना है भाई, कर लोगे इतना? श्योर? पूरा जो चैप्टर है मैंने तुम लोगों को बता दिया, ये है भाई। और आज जो मैंने तुम्हें एडिशनल टॉपिक करवाए वो क्या करवाए हैं, मैंने तुम्हें ग्राफ बताए इन सबके बीच में जो ग्राफ थे, वो ग्राफ इसीलिए लास्ट में बताया क्योंकि उसके भी बताने थे, इसके बताने थे, कहां सिखाता,
तो मैंने लास्ट में सिखाया इसलिए, क्लियर है। और एक शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है इन सबसे, तो इसलिए उसको लास्ट में बताया गया, क्लियर है कि नहीं। और यूनिट करिए, तो यूनिट, शूडो फर्स्ट ऑर्डर और ये जो मैंने बताया ये सब क्लियर है। अब देखो भाई, नेक्स्ट क्लास से हम केमिस्ट्री में क्या स्टार्ट कर देंगे, नया चैप्टर। जो भी बच्चे बीच में ज्वाइन कर रहे थे ना इस चैप्टर को, वहीं से किसी ने इंटीग्रेटेड इक्वेशन ज्वाइन करा है, किसी ने वहीं से ज्वाइन करा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि फ्रॉम द सॉल्यूशन चैप्टर जहां से हम पहली क्लास स्टार्ट करेंगे वहां से आप लोग रेगुलर रहेंगे भाई, ठीक है। जिन भी बच्चों का ऐसे बीच बीच में लैग आया है, सेकंड चैप्टर हम कब, मतलब फर्स्ट चैप्टर जो बेसिकली सॉल्यूशन है वो हम परसों से क्या कर देंगे स्टार्ट। परसों मतलब मंडे, क्योंकि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मुझे टेस्ट बताओ आप लोग कब दे रहे हो। आज हो रही है 19, तो मेरे को लगता है कि तुम्हारा जो हमें पीटीएम रखना होगा ना वो 5 को रखा जाएगा। ट्वेंटी सिक्स विल बी गुड ना, 26 मतलब एक वीक का पूरा टाइम है स्कूल के। हाँ तो क्या हो गया, अरे तो ये तो मैंने सारा क्लास में कराया, तो साथ के साथ ही हुआ है। 2 ही तो चैप्टर होंगे, इतना बर्डन लो अपने ऊपर थोड़ा सा, अब ये प्रेशर लो, कुछ नहीं है। अभी तो 10 चैप्टर भी होंगे, है ना। अभी कितने, 2-3 ही तो हुए अभी, करो मैनेज उसको। एक क्लास पीछे अनुराग। मैं ऑफिशियल डेट आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ, लेकिन 26 तारीख मान के चलिए, टेंटेटिव डेट मैंने आपको दे दी टेस्ट की। टेस्ट में कोई बच्चा छुट्टी नहीं करेगा। हाँ, नए बच्चे जो हैं उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है यहाँ पर कि अभिनव जैसे वीरा आप लोगों ने बिल्कुल लास्ट में चैप्टर अटेंड करा, आप लोग टेस्ट दे दीजिए, वैसे ट्राई कर लीजिए जैसा भी आप लोगों का आ रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए भी टेस्ट को लेकर ज्यादा कुछ बोला नहीं जाएगा। बाकी सभी बच्चे भाई, सबको टेस्ट सिंसियरिटी से देना है और पढ़ के आना है, ऐसे नहीं आना कि भाई टेस्ट है फॉर्मेलिटी के लिए आ गए। छुट्टी करोगे घर से पकड़ लाऊंगा, ध्यान रखना, पहले बोल रहा हूँ, कोई बच्चा छुट्टी नहीं करेगा बिल्कुल, नहीं तो अगली क्लास में लपेट दूंगा मैं उसको। कोई बीमार नहीं पड़ेगा, मैं अलग से टेस्ट दूंगा, ध्यान रखना।